अब आते हैं हम अपनी दूसरी मिट्टी पर, नंबर 2 काली मृदा। हम इसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। काली मृदा, ब्लैक सॉइल। अब बच्चे समझिए, सबसे पहले जो काली मृदा है, ब्लैक सॉइल है, ये बनी कैसे? पहले हमें बनना इसको देखना है। तो याद रखना है, काली मृदा का पहले हम समझते हैं, ठीक है। इस मृदा का निर्माण, यहां समझिए बच्चे, इस मृदा का निर्माण क्रिटेशियस युग में, देखिए ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बस मैं रेफरेंस ले रहा हूं। इस मृदा का निर्माण क्रिटेशियस युग में उत्तर पश्चिम दिशा से आए लावा प्रवाह द्वारा निर्मित बैसाल्ट चट्टान के ऊपर अपक्षय की प्रक्रिया से हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी में न जाने कितने क्वेश्चन के आंसर छिपे हुए हैं। बस सिंपल सी बात है कि अगर पूछा गया कि इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, एकदम कैसे पे बच्चे आइए, आपको इतना नहीं ये रटना है, बस ये एक रेफरेंस के लिए मैंने दिया है कि ये जो मृदा का निर्माण हुआ है, एक युग था बच्चे जिसे हम क्रिटेशियस युग कहते हैं, ठीक है। उसी युग में क्या हुआ कि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन था, यानी भारत का जो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन था, उस दिशा से क्या हुआ? लावा प्रवाह हुआ। क्या हुआ बच्चे? लावा प्रवाह हुआ। उस लावा प्रवाह से एक चट्टान बना, जिस चट्टान का क्या नाम था? बैसाल्ट चट्टान। ये सब पढ़ा दिया मैंने। तो बैसाल्ट चट्टान के ऊपर ही किसकी प्रक्रिया हुई? अपक्षय की प्रक्रिया हुई, और उसी प्रक्रिया से क्या हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हो गया। तो चलिए अपक्षय, तो अब काली मिट्टी का निर्माण हो गया, तो ये बताइए कि ठीक है, तो फिर ये कैसी मिट्टी है? जोनल मिट्टी है या ए जोनल मिट्टी है? देखिए यहाँ समझना होगा कि ये जोनल मिट्टी है या ए जोनल मिट्टी है। तो सिंपल सी बात है कि बैसाल्ट चट्टान के ऊपर हुआ है, यानी मिट्टी बाहर से नहीं आई है, बाहर से लावा आया, वो लावा से बैसाल्ट चट्टान बना। अब बैसाल्ट चट्टान के ऊपर मिट्टी बन रही है, तो चट्टान तो वही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह क्षेत्रीय मिट्टी है। देखिए एकदम इजी है बच्चे, इसको समझना। तो हमने देखा कि यह क्या है? यह क्षेत्रीय मृदा है, यानी कि यह जोनल मृदा है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बैसाल्ट चट्टान की संरचना क्या होती है? बारीक होती है, बहुत ही थिन होती है। तो जब बारीक चीज से मिट्टी बनेगी तो उसकी भी तो संरचना बारीक होगी। तो याद रखना है, इसकी संरचना बारीक या ग्लासी भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। इसकी संरचना क्या है? बारीक है, थिन है, या फिर क्या है? ग्लासी है। क्लियर है? अच्छा, तो एकदम यही से आंसर निकलना शुरू हो जाएगा कि यह क्षेत्रीय मिट्टी है और इसकी संरचना बहुत ही क्या है? बारीक है या ग्लासी है। और बारीक चीज है, इसका मतलब है कि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। याद रखना है बच्चे, इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक है जल धारण करने की क्षमता, क्योंकि मिट्टी की संरचना क्या है? बारीक है। क्योंकि बच्चे देखिए, जो आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, तो आटे की संरचना तो बहुत बारीक होती है। तो जब उस पे पानी डाल के हम आटे को गूंथ लेते हैं और गूंथ कर उठाते हैं तो पानी नहीं टपकता, इसलिए क्योंकि संरचना इतनी बारीक है कि वो पूरी पानी को धारण कर लेती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अतः यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। याद रखेंगे, अतः यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। अतः यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्लियर हो चुका? ये इसकी खूबी है बच्चे, क्योंकि जितना जल धारण करने की क्षमता होगी तो उतनी ही क्या होगी? ये उपजाऊ भी होगी। और याद रखना है कि अतः इस नेचर के कारण, अतः कपास की कृषि के लिए अनुकूल है। इसी नेचर के कारण याद रखिएगा कि यह कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है।
कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। पूरी बात समझ में आ गई। और इसीलिए बच्चे याद रखेंगे कि यह कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसे, या आप ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसलिए इसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? कॉटन और रेगुर सॉइल। मृदा भी कहते हैं। अब आपको पूरी बात समझ में आई होगी। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम इसे काली और कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं या इसे रेगर मिट्टी। देखिए रेगर रीजनल शब्द है, प्रादेशिक शब्द है, तो याद रखना है कि जल धारण की करने की क्षमता सर्वाधिक है। और बच्चे कपास क्या होता है, वो मिट्टी से जल का शोषण करती है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए ये कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो हम इसे क्या नाम देते हैं? इसे कपासी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, इसलिए आपको सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। देख रहे हैं, अपने आप आपका सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा बच्चे कि सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। क्यों? क्योंकि जल धारण करने की क्षमता है, तो सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। और बच्चे अगर इसमें सिंचाई हो भी रही है तो वो कौन सी सिंचाई है? वर्षा आधारित सिंचाई है, रेनफॉल बेस्ड इरिगेशन है। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि इसमें आप सिंचाई की आवश्यकता कम है और सिंचाई हो भी रही है, तो कौन सी सिंचाई हो रही है? वो वर्षा आधारित सिंचाई हो रही है। वो क्या हो रही है बच्चे? वो रेनफॉल बेस्ड इरिगेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि बारिश होगी, मिट्टी पानी पीकर बैठ लेगी, तो जब मिट्टी खुद ही पानी पीकर बैठ जाएगी तो फिर आपको पानी देने की तो जरूरत कम ही है, इसलिए सिंचाई जो इरिगेशन है उसकी जरूरत कम हो जाती है और वर्षा आधारित सिंचाई हो जाती है। अच्छा इसीलिए बच्चे ये जो मिट्टी है शुष्क कृषि के लिए बहुत अच्छा है, ये माना जाता है शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त। क्यों? क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी पानी होती है। क्लियर बच्चों का? और आप शुष्क कृषि को ही क्या कहते हैं? शुष्क कृषि को आप कहते हैं ड्राई फार्मिंग। इसीलिए बच्चे इन सब एरिया में ड्राई फार्मिंग पर भी पूरा क्या किया जा रहा है? ध्यान दिया जा रहा है। वो इसलिए उपयुक्त है क्योंकि अब आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। बारिश के समय ये पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेती है, तो जब पानी को एब्जॉर्ब करके रख ही लेती है तो फिर आप ड्राई फार्मिंग कीजिए, यानी वैसे फसल लगाइए जिसको पानी की जरूरत कम हो, तो आप आराम से यहाँ पर ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं। उस ड्राई फार्मिंग से भी आपको क्या है? बहुत ही फायदा है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी सर्वाधिक है, याद रखना है, क्योंकि लावा वगैरह से बना है तो कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक है। क्लियर है? इसमें कार्बनिक पदार्थ भी क्या होते हैं? सर्वाधिक होते हैं। चलिए पहले यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। मैं मिटाऊं फिर आगे बढ़ूं। अभी आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको भी बतानी है इसमें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बनता जाए, आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जहां जहां भी काली मिट्टी है भाई सिंपल सी बात है, वहां कपास की खेती तो बहुत अच्छे लेवल पे होगी, बहुत अच्छे क्या होगी? स्तर पर होगी। क्लियर हो चुका है? अच्छा अब चलिए बच्चे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, ठीक है, आपको क्या कहा था? इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये गहराई तक जल को पीकर बैठ गई है। एकदम आसानी से इसको आसान भाषा में समझिए कि ये गहराई तक क्या है? जल पीकर बैठ गई है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जब सूरज की रोशनी सतह पर पड़ेगी, तो आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, वाष्पीकरण भी बढ़ेगी, और वाष्पीकरण बढ़ेगी तो मिट्टी से पानी भाप बनकर उड़ेगा। देख रहे हैं बच्चे? मिट्टी से पानी क्या है? भाप।
वेपर बनकर ऊपर की ओर उड़ेगा। तो बच्चे जहां तक टेम्परेचर जाएगी वहां तक पानी भाप बनकर उड़ता रहेगा। तो जैसे जैसे पानी भाप बनकर उड़ता रहेगा धीरे धीरे ये मिट्टी क्या होगी, ड्राई होगी। और जैसे जैसे ये मिट्टी ड्राई होगी बच्चे, तो आप क्या देखेंगे, इसमें गहरी गहरी क्या मिलती जाएगी, आपको दरारें पड़ती जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं ना कि चीजें जब सूखती हैं तो सूखने के बाद उसमें क्या होता है, गहरी गहरी दरारें पाई जाती हैं। तो जब इसमें सूखने के बाद क्या हो गई, गहरी गहरी दरार मिलती है। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि इस मृदा में सूखने के बाद, इस मृदा में सूखने के बाद, देख रहे हैं अपने आप चीजें आपको समझ में आएंगी। सूखने के बाद गहरी गहरी दरारें पाई जाती हैं। गहरी गहरी क्या पाई जाती हैं बच्चे, दरारें पाई जाती हैं। पूरी बात समझ में आ गई। ये इस मिट्टी की खूबी है कि जैसे जैसे ये मिट्टी सूखेगी तो इसमें क्या मिलेगा आपको, गहरी दरार। सूखने के बाद क्या होंगी, गहरी गहरी दरारें पाई जाएंगी। तो बच्चे अब जरा ध्यान से समझिए कि अगर मिट्टी में गहरी गहरी दरारें दूर तक पाई जाएंगी तो क्या ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी में किसी ने हल चला दिया हो। देख रहे हैं, इसे देखकर क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए मिट्टी में किसी ने क्या किया है, हल चला दिया है। तो याद रखना है, इसीलिए इस मिट्टी को देखिए एक नाम दिया गया है, क्लियर है। अतः इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अतः इसे स्वतः जुताई वाली, स्वतः जुताई, देखिए स्वतः जुताई को कहते हैं सेल्फ प्लोविंग, सेल्फ प्लोविंग, सतह जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें क्या हो गया, खुद ही हल चला है। देख रहे हैं कितना इजी है बच्चे समझना। तो याद रखना है कि इस मिट्टी में गहरी गहरी दरारें पाई जाती है, इसीलिए हम इसे ही स्वतः जुताई वाली, सेल्फ प्लोविंग वाली क्या कहते हैं, हम इसे मिट्टी कहते हैं। तो देख सकते हैं कि इसका नेचर कितना अच्छा है कि ऐसा लगेगा जैसे इस मिट्टी में खुद ही क्या है, हल चला हुआ है। तो किसानों को मेहनत की जरूरत भी क्या होगी, वो कम पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि चलो भाई इसमें खुद ही क्या है, दरारें पाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि खुद ही इसमें क्या चल गया है, हल चला है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए ना मैं मिटा दूं इसे, ये सब सीख चुके हैं आप, ओके। अच्छा, अब और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, यहां सभी बच्चे याद रखना है कि इस मृदा में आयरन एवं एल्यूमिनियम, इस मृदा में आयरन एवं एल्यूमिनियम के टिटेनीफेरस, आयरन एवं एल्यूमिनियम के टिटेनीफेरस लवण, टिटेनीफेरस लवण, टिटेनीफेरस सॉल्ट पाए जाते हैं। देखिए बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिटेनीफेरस लवण यानी कि टिटेनीफेरस क्या पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं। क्लियर है। तो याद रखना है इस मिट्टी में आयरन मतलब लोहा, क्लियर है, एल्यूमिनियम के सॉल्ट पाए जाते हैं जिसका क्या नाम है, टिटेनीफेरस लवण, टिटेनीफेरस सॉल्ट पाए जाते हैं। अतः इसका रंग काला है, अतः इसका रंग काला है यानी कि ब्लैक है। पूरी बात समझ में आ गई। तो अगर बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ काली मिट्टी का रंग काला क्यों है, तब आप क्या कहेंगे कि इस मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के टिटेनीफेरस सॉल्ट पाए जाते हैं। भूलेंगे नहीं बच्चे, आयरन एवं एल्यूमिनियम के टिटेनीफेरस सॉल्ट पाए जाते हैं और इस टिटेनीफेरस सॉल्ट के पाए जाने के कारण ही इसका रंग क्या है, काला है। तो बस इसे एक याद रखना है, ये बहुत ही क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। फिर याद रखना है कि इसका निर्माण कहाँ हुआ है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को जोड़ सके, ठीक है। इसका निर्माण दक्कन लावा पठार के ऊपर हुआ है। इसका निर्माण दक्कन लावा पठार के, देखिए मैंने आपको पूरा दक्कन लावा पठार पढ़ा दिया है, क्लियर है। इसका निर्माण दक्कन लावा पठार के ऊपर हुआ है, इसका निर्माण दक्कन लावा पठार के
ऊपर हुआ है। क्लियर हो चुका है। तो ये भी याद रखेंगे कि इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है दक्कन लावा का जो पठार है, दक्कन लावा का जो पठार है उसी पठार के ऊपर हुआ है। और मैंने जब आपको दक्कन लावा पठार पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये बात कहा था कि इसके ऊपर जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो बच्चे जहां जहां दक्कन लावा का पठार है वहीं वहीं तो काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब पता करते हैं कि काली मिट्टी का एरिया कौन कौन सा है। जब हमें एरिया पता चल जाएगा तो फिर हमें किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और किसमें क्या उग रहा है ये देख रहे हैं, मैं आपको सामने से बताता चल रहा हूँ। क्यों कि जब आप इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, भारतीय कृषि पढ़ेंगे, तो यही चीज आपकी मदद करेगी, आपको थोड़ा भी फंसने नहीं देगी। क्लियर हो चुका है। चलिए अब जरा काली मिट्टी का क्षेत्र देख लें, हम लोग एरिया देख लें कि काली मिट्टी हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। क्लियर है। तो बच्चे सबसे पहले याद रखना है महाराष्ट्र, एकदम क्लियर हो गया। ठीक, महाराष्ट्र, फिर देखिए महाराष्ट्र के बाद दक्षिण पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी गुजरात, साउथ ईस्ट गुजरात, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश, वेस्टर्न एमपी। क्लियर है। फिर थोड़ा आपको तेलंगाना में भी क्लियर है। फिर उत्तरी कर्नाटक में भी आपको ये मिलेगा। क्लियर हो चुका। तो बस आपको ये सारा एरिया जो है याद रखना है कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगी। तो पहले पूरे महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण पूर्वी गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, और कहाँ बच्चे उत्तरी कर्नाटक में। ये जो सारा एरिया जो है हमारा, इसी सारे एरिया को ही हम क्या कहते हैं, दक्कन लावा के पठार का एरिया कहते हैं। ठीक है, लुक यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। ये देख रहे हैं बच्चे, ये सारा का सारा आपके दक्कन लावा पठार का एरिया है। और यहीं पर आपको क्या मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी। ये देखिए, ये बना दिया आपको काली मिट्टी का बेल्ट। ये आ गया आपको काली मिट्टी। क्लियर हो चुका है। ये क्या है, हमारा काली मिट्टी है। और देखिए इस पर मैंने नंबर 2 भी लिख दिया है कि आप सीधे एड्रेस कर पाए कि ये नंबर 2 पर क्या है, यही है काली मिट्टी है। चलिए यहाँ पर आपको एकदम पूरी बात क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी जो है वहाँ नहीं होगी। क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अगली मिट्टी की ओर। हमारी काली मिट्टी यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, मिटाऊं मैं इसे। ओके।